है ना, एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है वो इस प्रकार से है ना। तो देखो कह रहा है कि इफ़ द HCF पूछ रहा है हम लोगों से, है ना। HCF दिया है शायद, HCF हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है जी। इफ़ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B कितना है, 1 है, तो LCM क्या होगा, देन देयर LCM इज क्या होगा, ये जानना है। यस सर। है ना। तो देखो HCF ऑफ AB होने का मतलब क्या हुआ, HCF ऑफ AB 1 होने का मतलब ये हुआ A और B क्या होगा, को प्राइम होगा। तो इस केस में LCM जो होगी वो क्या होगा ये जानना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि भाई 2 और 5, तो इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 5 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो उस केस में जो LCM जो आता है हम लोग सीधा ये 2 नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आएगा वही हम लोग का आंसर आएगा। हमारे पास नंबर A है और B है, तो LCM ऑफ A और B की बात करेंगे तो दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, A इंटू B AB। तो ऑप्शन हमारा D क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। कल को अगर कहता कि भाई अगर A और B ऐसा नंबर है, A और B क्या है, ऐसा नंबर है जो A B को डिवाइड कर रहा है, A क्या कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, A B को डिवाइड कर रहा है, शर्त क्या है, A क्या कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, तो उस समय LCM क्या होगा और HCF क्या होगा, ये बताओ। अगर A B को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो LCM क्या होगा, HCF क्या होगा। देखो एक चीज़ हम लोगों ने जाना है ना, दूसरा चीज़ भी जानना ज़रूरी है। अभी मैंने क्या बताया, देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो कर लिए, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोग को कुछ माइंड में रखना है। वो क्या है बेटा, समझो। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर HCF ऑफ AB अगर 1 होगा तो सिंपल LCM ऑफ AB किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो। ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन और भी तो अराइज हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि A डिवाइड्स B, A क्या कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है ना। तो उस समय अगर कोई पूछेगा कि LCM ऑफ AB क्या होगा, HCF ऑफ AB क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल से समझो तो इसका आंसर आसानी से दे दोगे। जैसे देखो 2 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है। मैं पूछूंगा कि HCF ऑफ 2 एंड 4 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 2 होगा। बहुत आसानी है ना। LCM ऑफ 2 एंड 4 बोलोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो जिसको डिवाइड करता है ना उसको देखना है, ठीक है। तो पहला नंबर जो मतलब ये नंबर, छोटा वाला नंबर HCF होगा, बड़ा वाला नंबर LCM होगा। माने A B को डिवाइड कर रहा है, A B को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो LCM क्या होगा, बड़ा नंबर B, HCF क्या होगा, छोटा नंबर, है ना। अब कल को यहाँ पे अगर B डिवाइड कर देता है A को, तब उल्टा, तो ये कौन किसको डिवाइड कर रहा है ये देखना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे, है ना। जरूरी है कि ऐसे ही पूछेगा सो, लेकिन हम लोग कुछ नया चीज़ भी सीखते चले जाएंगे। आया समझ में, तो क्लियर हुआ। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं अगर A B ऐसे भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई B जो है A का मल्टीपल है, B जो है A का मल्टीपल है, तो HCF ऑफ LCM ऑफ AB बताओ, है ना। तो एक ही बात हुआ ना। इस चीज़ को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी लिख लो, B इज मल्टीपल ऑफ A, है ना। देन HCF क्या होगा जी, HCF ऑफ AB किसके बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा, और LCM ऑफ AB किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। सेम बात को कहने का दूसरा तरीका हो गया। अगर A डिवाइड कर रहा है B को, तो B क्या होगा, मल्टीपल ऑफ A होगा। समझे या नहीं, समझ गए। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो बोला है कि द नंबर दिस क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये तो सिंपल बात है कि सर एक रेशनल है, एक इरेशनल है, तो दोनों को मिलाएंगे तो इरेशनल होगा, तो ये हमारा इरेशनल होगा, है ना। सारा क्राइटेरिया बताइए रैशनल का। चलो अब देखो रेशनल में हमारा क्या होगा, रेशनल के लिए तो P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q
क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ये रैशनल के लिए जो पढ़ा हुआ है। हाँ ना, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन जैसे अगर इरेशनल की बात करें, है ना, तो जैसे ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस टाइप के नंबर्स अगर आते हैं तो वो हमारा इरेशनल के कैटेगरी में आएंगे, है ना। अब इसके साथ जैसे √2 प्लस √3 कर देंगे, दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो भी इरेशनल होगा, ठीक है ना। अब दो इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे √2 और √3 को मल्टीप्लाई करें, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, जैसे √2 और √3 डिफरेंट है कि नहीं, हाँ। तो ये भी हमारा √6 आएगा और ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर दोनों सेम हो जाता है, √2 और √2 दो इरेशनल था लेकिन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये हो जाता है √4 और इसका आंसर होता है 2, जो कि क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि दो इरेशनल डिफरेंट होगा और इसका इनटू है तो हमारा क्या होगा, इरेशनल। लेकिन सेम रहेगा तो रैशनल। और अगर एक रैशनल एक इरेशनल, तब तो हमेशा इरेशनल ही होना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ ये भी बात समझ लो, पाई जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई का नाम सुने हो ना। लेकिन 22/7 जो होता है वो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 के करीब लेते हैं, ना कि एग्जैक्ट। क्यों? जब पाई का वैल्यू 22/7 लेती हो या नहीं, तो एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा कम बेसी होता है। अच्छा, अप्रॉक्स होता है। क्या होता है, 3.14 क्यों लेते हैं? 3.14 इसको डिवाइड करोगी तो नहीं आएगा, है ना। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखो, अब तुम्हारे पास पूछा कि डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, ax² + bx + c = 0। और इसका जो डिस्क्रिमिनांट d से डिनोट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। हाँ, तो इससे हम a b c का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 है सर, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू कितना है, -2 है। हम क्या निकाल रहे हैं, d। तो d यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर रख देंगे, -4 × 1 × -2, ये ना। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर +9 और -+4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 9 8 17। तो 17 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 17, यानी बी हम लोग का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे की क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं। जैसे इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है कि द इक्वेशन दिस, है ना, इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ax² + bx + c के रूप में क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है। तो a - b + c का क्या वैल्यू होगा, तो इसको लिख दो, x + 1/x = 3 है, तो इधर चला जाएगा ये x² + 1 और नीचे x, है ना, = 3। तो x² + 1 = 3x। अब इसको इधर ले आते हैं, x² - 3x + 1 = 0। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +1। यहाँ पे रख दो, a के जगह पे कितना रखोगे, 1 रखोगे, b के जगह में -3 और ऑलरेडी माइनस है तो +3 हो जाएगा, और c के जगह पे भी 1 रखेंगे, फिर तो इसको ऐड करोगी तो 3 × 5 आएगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यस सर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी बताता हूँ। ये तो डिस्क्रिमिनेंट वाला में कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ कि d में हम लोग को d जैसे b² - 4ac होता है, ठीक है सर। तो d का वैल्यू > 0, d का वैल्यू = 0, d का वैल्यू <0, ये सब आ सकता है। तो इस केस में क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका होता है। इस केस में रूट्स जो होगा, रूट्स हो जाएगा वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस हो गया। इस केस में क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। और इसमें क्या होगा, इमेजनरी रूट्स होगा, है ना। ये भी याद रखना है हम लोग को, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो x निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, -b ± √b² - 4ac / 2a, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, -b ± √d/2a, है ना। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतने सारे छोटी छोटी बातों को याद रखना है ना। इसी तरह से हर एक चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो ये बोला कि 4.10 द वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। देखो एब्सिसा का मतलब हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट का मतलब हुआ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है और माइनस बोल रहा है ऑर्डिनेट की वैल्यू -5 है, तो बताओ कितना होगा, 8।
तो 3 प्लस का 5 तो Minus- क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 8 मैंने डी करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखना इस बात को, है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनेट की वैल्यू -5 है, यहाँ माइनस बोला, एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट निकालना है, एब्सिसा की वैल्यू 3 है जी, और माइनस ऑफ -5 करेंगे तो +5 आएगा, तो 8 आएगा। 8 है ना आसान क्वेश्चन। आसान है। अब एक चीज़ इसमें और बताना मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में हो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में हो तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कुछ ना कुछ हो जाएगा, y एक्सिस में कोई पॉइंट है तब क्या होगा, 0, y के फॉर्म में होगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट का निकालने का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, यही पढ़ाया गया था। और धीरे धीरे चीज़ें हम लोग जैसे पढ़ते कैसा चले क्वेश्चन रहेगा तो अभी आ रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। देखो मिड पॉइंट में कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, इसे जानना है। ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है ना, एक कोई पॉइंट सी यहाँ मिड पॉइंट है, तो इसको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 1:1 हो जाएगा इजिली, है ना। 1:1। अगर 2:2 लिखता तो 2 कट जाता तो फिर 1:1 ही बचता ना। हाँ। तो क्या होगा 1:1 रेशियो। तो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, ये बोला है। सिमिलरिटी दिखाने के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, हम लोग कौन कौन क्राइटेरिया इसमें नहीं पढ़े हो सो बताना है ना। देखो यहाँ पे एक SS तो होता है, SSS तो ये होता ही है, RHS भी होता है, SAS होता है, लेकिन ट्रिपल ये नहीं होता है, डबल ये से ही काम चल जाता है ना। दो अगर किसी ट्रायंगल का मैंने पहला ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के भी कोरस्पोंडिंग मतलब एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लोग का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब करेक्ट नहीं होगा, है ना। ओके। हाँ, तो ये नॉट और नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव यही है, तो हम लोग को कौन होगा, ये गलत है, माने कि ऑप्शन हम लोग का ये सही होगा, यस सर। है ना। याद रखना क्राइटेरिया के लिए, मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए डबल ये होता है ना। यस सर। SSS हो जाएगा, ट्रिपल S भी हो जाएगा, और RHS होता है। ये 4 क्राइटेरिया से हम लोग बस। सिमिलरिटी दिखा लेंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंट का अलग होता है, अभी कॉन्ग्रुएंट की जरूरत यहाँ पे फिलहाल नहीं है, समझी कि नहीं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द बोला है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P पूछा है तुमसे, ठीक है। अब देखो क्या कहना है भाई, ये 80 है, ये 60 है ना। अब इधर नहीं दिया हुआ है, एंगल P तुमसे पूछा गया है ना। तो अब ये नहीं कहना कि सर ये ऐसे है तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो पहले इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये 80 है, ये 60 है, तो बताओ ये कितना होगा, बोलो। 8 + 6 140, तो ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब समझना ध्यान से, क्या ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए देखो ये 6/12 करके देखते हैं, 6/12 करके देखते हैं कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 3.8 और 7.6 में अगर देखें 3.8, ये दोनों कर रहे हैं, ये दोनों करना चाहिए ना। कौन नहीं, तो सेम आना चाहिए रिजल्ट ना, इसमें भी तो 1/2 आएगा। और यहाँ से अगर देखोगे 3√3/6√3, तो इससे भी हमारा 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई AB बाय क्या हो रहा है, RQ, AB बाय RQ, और क्या हो रहा है, इक्वल आया AC बाय PR, है ना, इक्वल आया BC बाय क्या चीज़, BC बाय PQ, ठीक है, BC बाय PQ। तो हमसे पूछा कि P का क्या वैल्यू होगा, P का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा, अगर हम ABC ले ले रहे हैं, ABC ले ले रहे हैं, माना कि 3.8 से गए, फिर 6 से गए, और फिर ये वाला इससे भिड़ा दिए, है ना। तो उस केस में 3.8 से तो फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ इससे जाएंगे R से Q, है ना, कहाँ जाएंगे R से Q, तो RQP हो जाएगा। सिमिलर क्या हो जाएगा, RQP। इसका मतलब P और C एंगल हमारा क्या होगा, सेम होगा। एंगल P और एंगल C हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल C 40 है, तो एंगल P को भी क्या होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो अभी ये जो 3.8 से कौन कौन सा वर्टेक्स जुड़ा हुआ है, A और B जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, R और Q जुड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये 80 होगा, और ये कितना होगा 60 होगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा,
आया समझ में? क्लियर है? तो सिमिलरिटी में ये चीज़ हम लोग को देखना होता है, ठीक है जी। यस सर। अब देखो सर्कल में क्या होता है, लिखा है कि गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ए पी क्या होगा। समझना ध्यान से। देखो अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो सेंटर से जो यहाँ पे मिलाया जाता है ना टेंजेंट में, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। सेंटर से जो रेडियस ड्रॉन किया जाता है टेंजेंट में, तो किसके बराबर हो जाएगा ये एंगल? 90 डिग्री। नहीं, वो नहीं होगा, नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा इसलिए 90 होगा ये, समझे? अरे तो ये इधर वाला हो सकता तो ये वाला नहीं हो सकता ऐसे? क्यों होगा? मतलब एक थ्योरम, इसमें पहला थ्योरम था कि अगर एक सर्कल है ना, और ये टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट है, तो सेंटर से टेंजेंट पे अगर लाइन मतलब रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये टेंजेंट में मतलब सेंटर से एक ठो रेडियस ड्रॉ किए, किस पे? टेंजेंट में, जहाँ कॉन्टैक्ट है, ठीक है सर। तो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है जी। अब ये 10 सेंटीमीटर हो गया। हमसे पूछा कि एपी का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, ठीक। ओके, तो ओपी दे दिया है 10, तो देखो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये एच की वैल्यू हो गई। और इसको पूछा है ना, ये थीटा यहाँ पे, थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, है ना। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो किस में होता है? कॉस थीटा में। कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन एच। हाँ सर। तो बी तो निकालना है, और एच की वैल्यू 10 है, और इसका वैल्यू 1/2 होता है ना, कि √3/2 होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो 2 से ये 5 बार में कटा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 5√3 हो जाएगा। यानी कि बी हमारा कौन था? एपी। एपी ही तो पूछा था। हाँ सर। तो एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो सर्कल में एक दो चीज़ क्या होता है और मैं बता देता हूँ, कि अगर मान लो ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। और अगर ये सेंटर है हमारा, ठीक, तो इसमें एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ करते हैं, ऐसे, है ना। ठीक। ये ओ हो गया, ए हो गया, ये पी हो गया, और ये क्यू हो गया, ऐसे। तो ये 90 डिग्री इसमें भी होगा, इसमें भी 90 डिग्री होगा कि नहीं? ठीक है जी। तो ये जो ए क्यू और ए पी होता है ना, वो बराबर होता है, वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और ये यहाँ जो एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा, दोनों मिला करके 180 होगा। क्योंकि ये 90 और ये 90 180 हो गया ना, ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल का ही तो फॉर्म किया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 के बराबर होगा। बस यही 3 बात याद रखना है और आगे काम चल जाएगा, ठीक है जी। ठीक। हाँ, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में बोला कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे बोला कि फॉल्स पकड़ना है, नेगेटिव में जाना है। माने tan 45 का वैल्यू क्या cot 45 के बराबर होता है? तो सर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot की भी 1 होती है, माने दोनों बराबर है। ठीक है ना। sin 90 की वैल्यू सर 1 होती है, tan 45 की भी वैल्यू 1 ही होती है। sin 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है, जिसका वैल्यू √3/2 होता है। तो ये बराबर नहीं आया, है ना। और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। मतलब ये तीनों बराबर है, और ये हमारा नेगेटिव है, ये हमको नेगेटिव ही चाहिए, फॉल्स ही चाहिए। हाँ सर। है ना। बाकी सब क्या है? सही है। क्लियर है या नहीं? हाँ सर, क्लियर। अब सुनो, मैंने एक ठो आइडेंटिटी पढ़ाया था। पहला आइडेंटिटी था भाई sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए = 1, यही पढ़ाया था। और दूसरा पढ़ाया था कि sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू क्या बताया था? 1 बताया था, है ना। भूल गई। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए = ये भी क्या बताया था? 1 बताया था। तुमसे पूछा कि tan स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो tan स्क्वायर रहने दो, और 1/cos मतलब क्या होता है? 1/cos मतलब क्या होता है? 1/cos मतलब साइन। सेक ये होता है, तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ये लिख देंगे, है ना। सर आइडेंटिटी में तो ये जानता हूँ, सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये = 1। तो यहाँ पे तो tan पहले आ गया, तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर सेक पहले आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू 1 होती है, बाहर माइनस लगा है, तो कितना हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा,
है ना। तो कल को ये क्वेश्चन यहाँ से भी तो पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि अगर हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 लिखा हूँ। सर एक बार फिर से बताइए कैसे कॉमन लिए हैं, फिर से बताइए। जैसे देखो हम लोग को यहाँ पे टेन स्क्वायर ये माइनस सेक स्क्वायर ये दिया है इसके हेल्प से, है ना। लेकिन हम आइडेंटिटी में जानते हैं कि सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 होता है, यही ना। दोनों साइड माइनस से इंटू कर दो, दोनों साइड माइनस से इंटू कर दिया, ठीक है। ये अंदर इंटू जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ये प्लस हो गया सर, और माइनस क्या हो गया सेक स्क्वायर ये, तो किसके बराबर आएगा -1 के बराबर आएगा, समझिए। अगर वैसे ही छोड़ दें तो भी क्या क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, सिंपली ये जेड है हमारा, है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये जेड चला गया। अब देखो इसमें पूछा है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई होता है। यहाँ से हम शुरू करें और ये पूरे चारों तरफ घूम जाए शेडेड रीजन का, वही हमारा क्या होता है पेरीमीटर। तो क्या हुआ R + L + R, तो 2R + L यानी कि L + 2R। ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। और अगर केवल इसका पूछता तो इसका जो होता है ये लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो थीटा अपॉन, अगर ये थीटा यहाँ पे रहता थीटा अपॉन 360 × 2πr होता है ना। ये भी इजीली है। अब इसमें पूछा कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल क्या होगा। तो सेम सर्कल और क्वाड्रेंट सर्कल के बीच में रेशियो पूछा है। तो क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया जो होता है 1/4 πr² होता है, और सर्कल का जो होता है वो πr² होता है। तो ये दोनों कट गया तो बच रहा है 1/4, दैट मीन्स 1:4 रेशियो। आगे फिर देखते हैं, बोला कि फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड इज द लेटरल या कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज द सेम। देखो तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 × साइड स्क्वायर होता है, यानी 4 × साइड स्क्वायर। और क्यूबॉइड का जो होता है वो होता है 2 × LB + B × H, है ना। और इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो 6L² होता है, और इसका होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। और हेमीस्फीयर में लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका होता है 2πr², और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 3πr²। तो दोनों तो सेम है नहीं सब में, तो लास्ट ऑप्शन जो बनेगा वही करेक्ट ऑप्शन होता है, और इसका जो होता है वो 4πr² होता है। बस यही करना था, और हम लोग को ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन मतलब दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम होगा, इसमें कर्व्ड और जो टोटल है वो दोनों सेम होगा स्फीयर के केस में, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को बस केवल अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं करना है ना। द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास, देखो मीडियन क्लास का क्लास मार्क पूछा है। तो क्लास मार्क जिससे कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों इंटरवल में दोनों नंबर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मीडियन क्लास पता करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा CF। तो CF यही निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2, है ना। ये ऐड करेंगे तो 5, 5 7 12, ये फिर हो जाएगा 18, है ना। 18 24 और ये 30। तो ये टोटल जो आया वो हमारा n कहलाता है। n की वैल्यू 30 आई, n/2 निकालते हैं तो 30/2 आता है, ये 15 होता है ना। 15 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है। 18 से जस्ट जो क्लास है वो 55 और 70 है। तो 55 + 70/2 जो होगा वही हम लोग का क्या होगा, हम लोग का ये क्लास मार्क ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। तो ऐड करोगे तो 125 आ रहा है, तो 125/2 मैंने 62.5 डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द सम बैट्समैन इन द टेस्ट मैचेज, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो देखो मॉडल क्लास हमारा कौन होगा, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। तो ये लोअर लिमिट पूछा तो मैंने 4000 जो होगा लोअर लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट मतलब हुआ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो 1 किस में होगी। देखो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस माने कि 6 संभावनाएं होती है ना, 4 5 6। अब जैसे अब श्योर इवेंट का मतलब कि सारे आउटकम्स दिखने चाहिए। तो 1 और 6 के बीच में हमको 2 3 4 5 दिखेंगे, सारे के सारे नहीं दिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा ये। गेटिंग ऑड नंबर तो <7 तो इससे भी नहीं होगा, और गेटिंग इवन नंबर तो इससे भी नहीं हो पाएगा। तो किससे होगा, नेचुरल नंबर से हो जाएगा काम हम लोग का। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें समझ के आप काम कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी HCF ऑफ ए बी इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ ए बी। देखियो LCM ऑफ ए बी को ना हमेशा HCF क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये फैक्टर होगा ही होगा, माने असर्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड द बोथ द नंबर, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि ए और बी जो होता है HCF जो है ए और बी को डिवाइड करता है, इसी वजह से LCM को भी वो डिवाइड करता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें बोला कि द वैल्यू ऑफ पी विच ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज अ कंसिस्टेंट इज 4, तो क्या 4 अगर p का वैल्यू रहेगा तो कंसिस्टेंट होगा, तो चेक कर लेते हैं, p का वैल्यू 4 रख देते हैं, 4x + 4y + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0, तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 4/2 और 4/2 + 8/2 के देख लेते हैं, ये तो ठीक है 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 4 आ रहा है, मैंने बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये आया ऐसा A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो इसका मतलब इस केस में तो इनकन्सिस्टेंट होता है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। जब रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन सी हमेशा करेक्ट होता है, रॉन्ग में यानी फॉल्स में ऑप्शन डी हमेशा करेक्ट होता है। अगर असर्शन हमारा फॉल्स हो गया तो ऑप्शन डी ऑलवेज करेक्ट होगा इस केस में। तो रीजन भी देख लेते हैं, रीजन ट्रू है या नहीं। बोला है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x + B1y = C1 and A2x + B2y = C2 इज कंसिस्टेंट विथ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होती है, तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का ही केस है, इसलिए ये भी क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा।